गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं महेंद्र कुमार सिन्हा हूँ और आज हम 11वीं रसायन में भौतिक रसायन के अंतर्गत हम रासायनिक ऊष्मागतिकी के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक ऊष्मागतिकी को अंग्रेजी में केमिकल थर्मोडायनेमिक्स भी कहा जाता है। ऊष्मागतिकी अर्थात थर्मोडायनेमिक्स, डायनेमिक्स ये दो शब्दों से मिलकर बना है। थर्मस प्लस डायनेमिक। थर्मस का अर्थ होता है ऊष्मा, ऊर्जा। डायनेमिक्स का अर्थ होता है परिवर्तन, अर्थात ऊष्मा ऊर्जा का परिवर्तन थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। इसमें एक शब्द आता है ऊर्जा, ये शब्द आता है ऊर्जा। तो ऊर्जा के बारे में हमको जानकारी होना आवश्यक है। ऊर्जा है क्या चीज? ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। अर्थात हम कोई भी कार्य बगैर ऊर्जा के नहीं कर सकते। मशीन बगैर ऊर्जा के कोई भी कार्य नहीं कर सकती। जैसे हमको कार्य करने के लिए खाना खाना पड़ता है, भोजन करना पड़ता है कि नहीं? जब हम भोजन करते हैं तो वहां से हमको ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा के माध्यम से हम चलना फिरना, घर में कोई भी काम करना, ये सारे चीज हम कर सकते हैं। उसी प्रकार मशीन की बात करें, जैसे कोई भी आप मशीन ले लो, जैसे अपन पानी खींचने का डीजल मशीन ले लेते हैं। तो डीजल मशीन का एग्जांपल लेते हैं तो बगैर डीजल के मशीन कभी नहीं चलेगी। तो डीजल उसका क्या हो गया? ऊर्जा हो गया। ये जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा के कई रूप हैं, जैसे स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और बहुत सारी ऊर्जाएं हैं। तो ये ऊर्जा के रूप हैं। प्रकृति में द्रव्य की ऊर्जा संरक्षित रहती है, उसी प्रकार ब्रह्मांड की भी ऊर्जा क्या है? संरक्षित है। प्रकृति में द्रव्य की ऊर्जा का उपयोग हम करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे द्रव्य में जो ऊर्जा होती है उसको हम विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं। जो आप देख रहे हो लाइट का जलना है ना, लाइट का जलना और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, कारखानों का चलना, ये सब द्रव्य की ऊर्जा से संभव होती है। इसके बाद अपन आगे बढ़ें तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो ऊर्जकी कहलाता है या ऊर्जा विज्ञान कहलाता है। ऊर्जा विज्ञान या ऊर्जकी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होने पर जो ऊर्जा में परिवर्तन होता है वह ऊर्जा विज्ञान या ऊर्जकी कहलाता है। तो ये तो खैर ऊर्जा के बारे में हमने देखा। इसके बाद आइए हम रासायनिक ऊष्मागतिकी की परिभाषा देख लेते हैं।
रासायनिक ऊष्मागतिकी, तो मैंने पहले ही बताया रासायनिक ऊष्मागतिकी अर्थात केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है। थर्मोडायनेमिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, थर्मस प्लस डायनेमिक। थर्मस का अर्थ मैंने बताया है ऊष्मा ऊर्जा, डायनेमिक्स का अर्थ होता है, डायनेमिक्स का अर्थ परिवर्तन, अर्थात ऊष्मा ऊर्जा का परिवर्तन। ऊष्मा ऊर्जा का परिवर्तन क्या कहलाता है? थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। हम कोई भी भौतिक अभिक्रिया या कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लें तो उसमें जो ऊष्मीय ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है, ऊष्मागतिकी कहलाता है। लेकिन हम रसायन के दृष्टिकोण से देखें, रसायन की दृष्टिकोण से देखें तो रासायनिक ऊष्मागतिकी, इसका परिभाषा क्या होगा? तो रसायन में अपन रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में होने वाला जो ऊष्मा ऊर्जा परिवर्तन है वो रासायनिक ऊष्मागतिकी कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन होता है वह रासायनिक ऊष्मागतिकी कहलाता है। जैसे कोई भी बैटरी ले लें। अब घरों में अपन बैटरी का प्रयोग करते हैं, पता है आपको, घर में बैटरी का प्रयोग करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं घर में टॉर्च जलाने के लिए, जैसे घड़ी चलाने के लिए। तो ये जो ऊर्जा है ये रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है ये। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ये जो ऊर्जा है वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद हाँ, एक चीज और कि प्रकृति में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जो रासायनिक ऊष्मागतिकी के अंतर्गत होती है। रासायनिक ऊष्मागतिकी में रासायनिक ऊष्मागतिकी के अंतर्गत केवल तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं में ही परिवर्तन होता है। तंत्र की जो सिस्टम है उसकी तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर ही ये निर्भर करेगा। इसमें समय और गति का कोई महत्व नहीं होता। तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर होता है। ऊष्मागतिकी तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर क्या होता है? निर्भर होता है। इसमें समय, गति इस पर निर्भर नहीं होता, समय और गति पर निर्भर नहीं होता। इसके बाद देखें अपन आगे ऊष्मागतिकी का महत्व। ऊष्मागतिकी का महत्व। ऊष्मागतिकी का महत्व होता क्या है? तो ऊष्मागतिकी नियमों के आधार पर दिए गए ताप, दाब, सांद्रता, ये जो प्रक्रियाएं हैं इनके संपन्न होने की संभावना व्यक्त किया जा सकता है ना। ऊष्मागतिकी का पहला महत्व अपन देखें तो
कोई भी दिया गया ताप, दाब, सांद्रता कोई रासायनिक क्रिया के संपन्न होने की संभावना क्या करता है, व्यक्त करता है। उसी प्रकार कोई रासायनिक अभिक्रिया की दशाओं या कंडीशन की सीमा पर भी निर्भर सीमा की जानकारी प्रदान करता है। और क्या चीज, ऊष्मागतिकी के महत्व के अंतर्गत कोई भी भौतिक रसायन के आधार पर विभिन्न नियमों को हम क्या कर सकते हैं, व्युत्पन्न कर सकते हैं। ये सब रासायनिक ऊष्मागतिकी का महत्व है। ठीक है, समझ आया ये रासायनिक ऊष्मागतिकी का महत्व। इसके बाद अपन रासायनिक ऊष्मागतिकी का ऊष्मागतिकी की सीमाएं देखें, ये किस सीमा तक लागू होगी। रासायनिक ऊष्मागतिकी की सीमाएं, तो रासायनिक ऊष्मागतिकी जो है स्थूल कण और वृहद कणों पर लागू होता है, सूक्ष्म कणों पर लागू नहीं होता। ऊष्मागतिकी तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है। ये इससे गति और इसके पथ पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, ऊष्मागतिकी की ये सीमा है, कंडीशन है ना, मतलब तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर ही निर्भर करेगा। ये समय के बारे में भी कोई चीज नहीं बताएगा ना, इसकी गति के बारे में, मतलब कितना समय लगेगा, इसकी गति क्या होगी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता। ठीक है, इसके बाद आइए हम ऊष्मागतिकी, रासायनिक ऊष्मागतिकी पढ़ने से पहले कुछ मूलभूत पदों की जानकारी होना आवश्यक है। तो वो मूलभूत पद कौन कौन से हैं उनको देखें। ऊष्मागतिकी के मूलभूत पद, ऊष्मागतिकी के मूलभूत पद मतलब हमको ऊष्मागतिकी पढ़ने से पहले कुछ जो शब्द हैं उनको जानना बहुत ही आवश्यक है, तब हम ऊष्मागतिकी के बारे में हम पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला तो तंत्र या निकाय। तंत्र या निकाय, तंत्र या निकाय किसे कहते हैं? तो ब्रह्मांड का वह भाग जिसे ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए चुना जाता है। ब्रह्मांड का वह भाग जिसे ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए चुना जाता है वह तंत्र या निकाय कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। एग्जाम्पल अपन लेते हैं तो जैसे हमारी पृथ्वी का उदाहरण लें। ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के अंतर्गत हमारा देश आता है भारत। इसमें पृथ्वी को अपन ब्रह्मांड मान लेते हैं, मान के चलते हैं पृथ्वी क्या है, ब्रह्मांड है ना। और इस ब्रह्मांड के अंतर्गत हम भारत को ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए क्या करते हैं, चुनते हैं। ठीक है, तो ये तंत्र या निकाय कहलाएगा। भारत जो है क्या कहलाएगा, तंत्र या निकाय कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पारिपार्श्विक।
परिपार्श्विक, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं सराउंडिंग। सराउंडिंग है क्या? तो तंत्र, ब्रह्मांड का वह भाग जिसमें तंत्र को छोड़कर जो बाकी जो बचा भाग है वह परिपार्श्विक कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे भारत, हमने पृथ्वी पर भारत लिया है, इंडिया को लिया है तंत्र मतलब ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए। तो जो बचा वाला जो एरिया है, भारत को छोड़कर जो बचा वाला एरिया है वह परिपार्श्विक कहलाएगा या सराउंडिंग कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद तीसरी बात, परिसीमा। परिसीमा किसे कहते हैं? तो तंत्र और परिपार्श्विक के बीच में जो बॉर्डर होता है वही परिसीमा कहलाता है ना। जैसे अपन यहाँ पर भारत को लिए हैं पृथ्वी के अंतर्गत, तो ये जो बॉर्डर है ना, ये तंत्र हो गया आपका, ये तंत्र हो गया, और ये क्या हो गया? परिपार्श्विक हो गया। हम कह सकते हैं परिपार्श्विक और तंत्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, जो बॉर्डर होती है, वह परिसीमा कहलाएगी। ठीक है, समझ आ गया? हमने देखा क्या? तंत्र या निकाय, है ना। तंत्र या निकाय किसे कहते हैं? समझ आ गया ये, है ना। ब्रह्मांड का वह भाग जिसे ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए चुना जाता है वह क्या कहलाता है? तंत्र या निकाय या सिस्टम कहलाता है। इसके बाद अपन परिपार्श्विक, ये शब्द बार बार यूज होंगे, है ना, इस वजह से इसको जानना जरूरी है हमको आगे पढ़ने के लिए। परिपार्श्विक किसे कहते हैं? तो तंत्र को छोड़कर जो ब्रह्मांड का जो शेष भाग है वह परिपार्श्विक कहलाएगा। उसी प्रकार परिसीमा, तंत्र और परिपार्श्विक को मिलाने वाली जो बॉर्डर होती है, रेखा होती है, वह क्या कहलाती है? परिसीमा कहलाती है। ठीक। इसके बाद हमने निकाय या तंत्र देखा है, तो इनके प्रकार भी देख लेते हैं। क्या क्या है इनके प्रकार? निकाय के प्रकार। तो निकाय के प्रकार में सबसे पहला प्रकार है संवृत्त निकाय, या इसको खुला निकाय भी कहा जाता है। संवृत्त या खुला निकाय, ये होता क्या है? ऐसा तंत्र जो अपने परिवेश के साथ ऊष्मा और द्रव्य का आदान प्रदान कर सकता है, वह खुला निकाय कहलाएगा। उदाहरण लेते हैं, उदाहरण देके समझते हैं। जैसे कोई बर्तन में हमने गर्म पानी रखा है, खुला बर्तन है, हमने इसमें गर्म पानी रखा हुआ है, तो इसमें से ऊष्मा निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है। ठीक है, इसमें से ऊष्मा
निकल रही है, बाहर बाहर निकल रही है। मतलब ये जो हो गया तंत्र, और ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये परिवेश या परिपार्श्विक बोलते हैं ना, मैंने बताया परिपार्श्विक या इसको परिवेश भी कहा जाता है। तो ये जो तंत्र है अपने परिवेश के साथ उष्मा का आदान प्रदान करेगा और द्रव्य का भी क्या करेगा, आदान प्रदान करेगा। जाहिर सी बात है भाई, गर्म पानी को हम खुला रख दें तो वो क्या होगा, वेपर बन के, वाष्प बन के उड़ेगा तो इसमें तो कुछ ना कुछ कमी आएगी ना। ये पानी जो है हमने इतना रखा हुआ है तो इसमें कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आना है ना भी, और ऊर्जा तो निकल ही रही है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, खुला निकाय या संवित्र निकाय। ठीक है, सॉरी, एक चीज मैंने गलत बताया आपको। संवृत्त, इसको संवृत्त नहीं कहते, इसको विवृत्त कहते हैं। अपन संवृत्त भी देखेंगे, संवृत्त बंद निकाय में हो जाता है, बंद निकाय में आता है, ये विवृत्त कहलाता है। तो ये चीज समझ आ गया, आगे बढ़े जी। निकाय के प्रकार में दूसरा प्रकार है बंद निकाय, या इसी को संवृत्त निकाय भी कहते हैं। बंद निकाय या संवृत्त निकाय किसे कहते हैं, तो ऐसा तंत्र जो अपने परिवेश के साथ ऊष्मा का आदान प्रदान करेगा लेकिन द्रव्य का नहीं करेगा, अर्थात इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। खुला तंत्र में आयतन में परिवर्तन होता है और इसमें बंद तंत्र में आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम्पल लेकर देखें, जैसे कोई बर्तन ले, धातु की कोई बर्तन लेते हैं, इस बर्तन में भी हम गर्म पानी रख देते हैं, ये गर्म पानी है, और इसको हम ढक देते हैं, ऊपर से हम इसमें ढक्कन लगा देते हैं। तो ये आपका तंत्र है और ये आपका परिवेश या परिपार्श्विक। तो ऐसा तंत्र जो अपने परिवेश के साथ ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकता है लेकिन द्रव्य का आदान प्रदान नहीं करता, ये बंद निकाय या संवृत्त निकाय कहलाता है। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया है, गर्म पानी लिया है। गर्म पानी जो बर्तन में लिया है उसको हमने क्या कर दिया है, ढक दिया है, जिससे ऊष्मा बाहर नहीं जा रही है। इसमें जो द्रव्य है, जो द्रव्य का जो गैस बनेगा वो बाहर नहीं निकल रही है। निकल रही क्या, नहीं निकलेगी, है ना। लेकिन ये जो बर्तन क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और गर्म होने से क्या होगा, इसका जो ऊष्मा है वो बाहर निकलेगी, है ना। अर्थात अपने परिवेश के साथ क्या कर रहा है, वो ऊष्मा का आदान प्रदान कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक। तो इसमें इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गया ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निकाय का प्रकार में
तीसरा प्रकार है विलगित। विलगित निकाय या इंग्लिश में इसको आइसोलेटेड सिस्टम भी कहा जाता है। विलगित निकाय वह निकाय होता है जो अपने परिवेश के साथ ऊष्मा ऊर्जा और द्रव्य का आदान प्रदान नहीं कर सकता, विलगित निकाय कहलाता है। हम उदाहरण लेकर देखें, जैसे हमारे पास एक थर्मस फ्लास्क है, हमारे पास थर्मस फ्लास्क है, इसमें यह है आपका थर्मस फ्लास्क, इसमें हमने गर्म पानी रखा हुआ है। ये परिवेश कहलाएगा और ये तंत्र कहलाएगा। तो इसमें थर्मस फ्लास्क में जो रखी हुई पानी, आप थर्मस फ्लास्क के बारे में जानते होंगे। थर्मस फ्लास्क में यदि हम कोई भी चीज़ गर्म चीज़ रखें तो वह गर्म ही रहेगी, है ना। अपन घंटा 2 घंटा बाद भी देखें तो वो पानी या चाय जो भी हम रखेंगे वो क्या रहेगा, गर्म रहेगा। इसका कारण क्या है कि ये अपने परिवेश के साथ ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करता है और ना ही द्रव्य का आदान प्रदान करता है, ठीक है। इसके आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है जी। विलगित निकाय या आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा निकाय जो अपने परिवेश के साथ ऊष्मा और द्रव्य का आदान प्रदान नहीं करता, ये आपका क्या कहलाता है, विलगित निकाय। विलगित निकाय के अंतर्गत रुद्धोष्म प्रक्रम आता है, एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। इसी के अंतर्गत आपका रुद्धोष्म प्रक्रम आता है, जिसको इंग्लिश में एडियाबेटिक प्रोसेस भी कहा जाता है। ये रुद्धोष्म प्रक्रम है क्या? ऐसा प्रक्रम जो अपने परिवेश के साथ ऊष्मा और द्रव्य का आदान प्रदान नहीं करता, लेकिन ताप परिवर्तित होगा। इसमें क्या होगा? ताप परिवर्तित होगा। विलगित निकाय के अंतर्गत रुद्धोष्म प्रक्रम, या हम बोल सकते हैं कि रुद्धोष्म प्रक्रम के अंतर्गत विलगित निकाय आएगा। ठीक है, समझ आ गया। तो ये थी निकाय के प्रकार। हमको रासायनिक ऊष्मागतिकी पढ़ने के पहले, है ना, इन बातों की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक था। ठीक है जी। हमने क्या देखा निकाय के प्रकार में? सबसे पहला प्रकार क्या देखा? खुला तंत्र, है ना। खुला तंत्र देखा, जिसमें वह ऊष्मा और द्रव्य का आदान प्रदान करता है, उसके आयतन में परिवर्तन होता है। दूसरा हमने देखा बंद निकाय, जिसमें द्रव्य का आदान प्रदान नहीं होता, केवल ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। ठीक है, आयतन में उसके कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद हमने तीसरा नंबर देखा विलगित निकाय, जिसमें तंत्र जो है अपने परिवेश के साथ ऊष्मा का और द्रव्य का आदान प्रदान नहीं करता। जैसे हमने देखा थर्मस फ्लास्क में रखी हुई चाय या पानी। ठीक है, और इसमें इसके आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ठीक समझ आ गया ये? चलिए आगे बढ़ते हैं।
हम देखें आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी किसे कहते हैं? तो पदार्थ के अंदर बहुत सारी ऊर्जाएं होती है, पदार्थ के अंदर बहुत सारी ऊर्जाएं होती है और इन ऊर्जाओं के योग को, कुल योग को आंतरिक ऊर्जा कहा जाता है। आंतरिक ऊर्जा को E या U से डिनोट करते हैं या दर्शाते हैं। E या U से दर्शाते हैं, अर्थात E टोटल देखें तो पदार्थ की जो आंतरिक ऊर्जा होती है, आंतरिक ऊर्जा विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे E रोटेशनल एनर्जी हो सकती है ना, ER हो सकता है। उसी प्रकार E इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हो सकती है, उसी प्रकार E वाइब्रेशनल एनर्जी हो सकती है, V उसी प्रकार E न्यूक्लियर एनर्जी हो सकती है। इसी प्रकार से EI इंटरेक्शनल एनर्जी भी हो सकती है। तो इन समस्त ऊर्जाओं के योग को हम आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ER, R से रोटेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, V से वाइब्रेशनल एनर्जी, N से न्यूक्लियर एनर्जी, I से इंटरेक्शनल एनर्जी। ठीक, आंतरिक ऊर्जा समझ आ गया? ठीक है, मतलब प्रत्येक पदार्थ में पदार्थ की जो अंतर्निहित ऊष्मा होती है, ऊष्मा ऊर्जा जो होती है, उसको हम आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो आज हमने रासायनिक ऊष्मागतिकी के बारे में पढ़ा। उसमें हमने इसका परिचय देखा, परिभाषा देखा, महत्व, ऊष्मागतिकी का महत्व देखा और सीमाएं देखा। इसके अंतर्गत हमने कुछ मूलभूत पद देखे, जैसे निकाय किसे कहते हैं, है ना, निकाय किसे कहते हैं, परिवेश किसे कहते हैं, परिसीमा किसे कहा जाता है। ठीक, इसके बाद हमने निकाय के प्रकार देखा। निकाय के प्रकार में अपन बंद निकाय, खुला निकाय, विलगित निकाय, उसके बाद हमने रुद्धोष्मप्रक्रम के बारे में थोड़ी बहुत आगे और चर्चा करेंगे। रुद्धोष्मप्रक्रम के बारे में मैंने विलगित निकाय से संबंधित कुछ रुद्धोष्मप्रक्रम को ऐसी सामान्य चर्चा के रूप में लिया। इसके बाद हमने आंतरिक ऊर्जा देखा। अगला अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।